बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर के लिए जिस तरह आप टॉपिक देख रहे हो, न्यूमेरिकल शामिल किए जाएंगे 6 to 10 ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो अब हम इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की स्टेटमेंट, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप has lenses of focal length 1 centimeter and 3 centimeter। अब दो लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है और आई पीस कौन सा लेंस है। ये याद रखिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कम होती है और उसके मुकाबले में आई पीस की फोकल लेंथ लार्ज होती है। तो कम फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO equals to 1 centimeter and focal length of eyepiece इसकी वैल्यू है 3 centimeter। An object is placed 1.2 centimeter from object lens। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम P1 कहेंगे, इसकी वैल्यू है 1.2 centimeter। If a vertical image, if a virtual image is formed 25 centimeter from eye, तो डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द आई, ये ज़ाहिर जो फाइनल इमेज बनती है वो आई पी से बनती है। उसकी जो पैरामीटर्स हैं उसको हम P2 Q2 F2 से शो करेंगे। तो Q2 की वैल्यू है -25। तो ये माइनस साइन लगाने की रीज़न वर्चुअल इमेज, जब भी कोई वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसका फिर इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है सेपरेशन ऑफ द लेंसेज, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है, और मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे हम। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/q1। 1/f1 की जगह पर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 1/fo इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/q1। और यहाँ से अभी हमने फाइंड करनी है Q1 की वैल्यू, इसलिए Q1 वाली जो टर्म है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह 1/Q1 फिर इक्वल्स टू है 1/fo माइनस 1/P1। एक्चुअली ये है कि देखें, अगर आपने Q1 वाली टर्म को सेपरेट करना है तो ये 1/P1 वाली जो टर्म है इसको दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा 1/fo की साइड पर, और वहां जाके ये टर्म जो है 1/f2 में से ये माइनस हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/1 माइनस आ जाएगा 1/1.2। तो अब डिनोमिनेटर में मौजूद है 1 और 1.2, इनका एलसीएम हो जाएगा 1.2। 1.2 एलसीएम लेने के बाद न्यूमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी 1.2 माइनस 1। इस तरह 1/Q1 की वैल्यू आ गई 0.2/1.2। ये वैल्यू है 1/Q1 की, लेकिन आपने Q1 फाइंड करना है तो इसके लिए बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर लें, यानी उलट कर दें। फिर Q1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2/0.2। तो इस तरह Q1 की वैल्यू फाइंड होगी जो कि इक्वल्स टू है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर हमने फाइंड करना है P2 की वैल्यू को। अब आई पीस के लिए फार्मूला यूज करते हैं 1/f2 इक्वल्स टू 1/p2 प्लस
1/Q2, 1/Fp इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2 आ गया। तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1/P2 की। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 1/Q2 वाली टर्म है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा 1/Fe की साइड पर, और वहां जाकर ये टर्म जो है वो माइनस होगी। ये माइनस किया हुआ है। अब आपने Fe और Q2 की वैल्यूज पुट करनी है, तो 1/3 माइनस 1/-25, ये दो माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस साइन। तो नेक्स्ट टाइम में फिर आ जाएगा 1/P2 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/25। ओवर में अब है 3 और 25 डिनोमिनेटर्स में, इनका हमने लेना है एलसीएम, और इनका एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 75। इस तरह एलसीएम की वैल्यू आ गई है 75, और फिर न्यूमिनेटर में आएगा 25 प्लस 3। इस तरह 1/P2 की वैल्यू आ रही है 28/25। P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड को का रेसिप्रोकल करें। इस तरह P2 की वैल्यू आ गई है 75/28। अब P2 की वैल्यू होगी 2.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर फाइंड करेंगे सेपरेशन ऑफ लेंसेज, दो लेंसेज के में डिस्टेंस, जो कि इक्वल होते हैं Q1 प्लस P2। वैल्यूज पुट करें 6 सेंटीमीटर प्लस P2 की वैल्यू है 2.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर लें तो इस तरह सेपरेशन ऑफ द लेंसेज की वैल्यू आ गई 8.7 सेंटीमीटर। और अब हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसका फार्मूला होगा Q1/P1 into 1 प्लस D/Fe। असल में Q1/P1 ये है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, और 1 प्लस D/Fe जो है ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फाइंड करनी होती है तो ये दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करें 6/1.2 इंटू 1 प्लस 25/3.0। तो 6/1.2 इंटू में फिर आ जाएगा 3, एलसीएम आ गया 3 प्लस 25, 6/1.2 इंटू फिर आ गया 28/3, और कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 46.667, और विच इज इक्वल टू 47। राउंड ऑफ करने के बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 47। फिगर में आपको थोड़ी सी बात एक्सप्लेन करनी है कि जो हम सेपरेशन ऑफ दी लेंसेज फाइंड करते हैं उसमें L जो है वो Q1 प्लस P2 के इक्वल क्यों है। देखिए ये है ऑब्जेक्ट लेंस, और ऑब्जेक्ट लेंस ने ये इमेज प्रोड्यूस की है I1। तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो Q से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट लेंस की जो इमेज बनी है इसका डिस्टेंस अगर हम Q1 कंसीडर कर लें, इसका मतलब है कि लेंस से लेकर इस इमेज तक डिस्टेंस जो है वो Q1 की इक्वल है। और फिर ये जो इमेज बनी है I1, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी। तो अब किसी भी लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डिनोट किया जाता है P से। ये सेकंड लेंस है आई पीस, इससे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम P2 कह दें, फिर टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज आ जाएगा Q1 प्लस P2। तो ये हमने रिलेशन यूज किया है। एक बार मैं इसका डिस्प्ले आपको शो कर देता हूँ।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है n.7 सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। तो इस केस में वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर और ये इक्वल्स हो जाएगी 589 इंटू 10⁻⁹ is used to view an object under microscope if aperture of the objective is 0.9 centimeter। तो aperture of the objective या ऑब्जेक्ट लेंस जिसको d से शो किया जाता है उसकी वैल्यू है 0.9 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो सेंटीमीटर में वैल्यू है इसको 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू बनती है 0.0090 मीटर। फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, अल्फा मिनिमम से शो किया जाता है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर दिस माइक्रोस्कोप। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर एनी वेवलेंथ इसको हम लैम्डा मिनिमम डैश कर देते हैं। ये दो हमने कैलकुलेशन मालूम करनी है। अल्फा मिनिमम के लिए रिलेशन होता है 1.22 लैम्डा ओवर टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो 1.22 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की वैल्यू की बनती 589 10⁻⁹ ओवर टी की वैल्यू है 0.009। इसका अल्फा मिनिमम की वैल्यू आती है 7.98 10⁻⁵ या इसको राउंड अप करके लिखे तो 8 इंटू 10⁻⁵ रेडियन। सेकंड पार्ट में हमें ये अलाउ किया गया था कि आप विजिबल लाइट में से कोई भी लाइट यूज कर ले, लेकिन रेजोल्यूशन की जो लिमिट है वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन फाइंड करें। बच्चों मैक्सिमम रेजोल्यूशन तब होगी जब अल्फा की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल आ जाए। अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी, रेजोल्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी मिनिमम, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ मल्टीपल है, बाकी और कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते। अब रेजोल्यूशन को मैक्सिमम करने के लिए हमने एंगल को मिनिमाइज करना है, मिनिमम पॉसिबल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। और फिर देखा जाएगा कि विजिबल लाइट जो कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है वो होती है वायलेट लाइट। वायलेट लाइट के लिए वेवलेंथ की वैल्यू होती है 400 नैनोमीटर और ये फिर मीटर में आ जाएगी वैल्यू 400 10⁻⁹। अब इस वेवलेंथ के लिए हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा मिनिमम डैश मेरी कुछ आ गया 1.22 मल्टीप्लाइड बाई 400 इंटू 10⁻⁹ ओवर में डी की वैल्यू वही होगी जो पहले यूज की गई है 0.009। और इस तरह इस केस में अल्फा मिनिमम डैश की वैल्यू यानी मैक्सिमम रेजोल्यूशन की वैल्यू एंगल की फॉर्म में आ रही है 5.4 10⁻⁵ रेडियंस। अब है जी न्यूमेरिकल नंबर 8 एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5। तो मैग्निफिकेशन m equals to 5 consisting of two thin lenses 24 centimeter apart। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर
दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। तो इसकी वैल्यू ये टेलीस्कोप के केस में डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज जो है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दी लेंसेज। तो दोनों जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस FE, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन गिवन है 5। तो टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन का रिलेशन होता है M इक्वल्स टू FO ओवर FE। अब इसकी वैल्यू थी 5, तो 5 फिर इक्वल्स टू आ गया FO प्लस FE। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो FE जो है वो मल्टीपल होगा 5 के साथ और इक्वल्स टू में आ जाएगा FO, या लिख ले FO फिर इक्वल्स टू 5 FE। इसके बाद हमें गिवन थी सेपरेशन ऑफ द लेंसेज। तो टेलीस्कोप के केस में सेपरेशन ऑफ द लेंसेज इक्वल्स टू होती है FO प्लस FE। अब FO की वैल्यू हम ऊपर रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, FO इक्वल्स टू 5 FE। इस इक्वेशन में FO की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 5 FE, ये वैल्यू पुट कर दी। फिर L इक्वल्स टू 5 FE प्लस FE, L की वैल्यू थी 24 इक्वल्स टू आ गया 6 FE, या लिख ले 6 FE इक्वल्स टू 24 और F की वैल्यू आ जाएगी 24 ओवर 6। तीसरा FE यानी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की जाएगी, FO की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ FE इक्वेशन नंबर 1 की है इक्वेशन 1, ये वैल्यू पुट करें तो FO इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। FO की वैल्यू फिर आ गई है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 9। A glass light pipe in air will mostly internally reflect a light ray if its angle of incidence is at least 39 degree. Angle of incidence for glass air body theta c equals to 39। एक्चुअली वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये बेसिकली ग्लास एयर बॉडी के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी हुई है 39 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन पाइप इज इम्पोर्टेंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू है 1.33। पहले ग्लास एयर बॉडी के लिए स्नेल्स फार्मूला यूज करेंगे n1 sin θ1 इक्वल्स टू n2 sin θ2। sin θ1 ओवर sin θ2 इक्वल्स आ जाएगा n2 ओवर n1। n2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ओवर में n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हो जाए क्रिटिकल एंगल की इक्वल, तो उस वक्त सेकंड मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
in denser medium for which angular refraction becomes 90 degree in rare medium। इसका मतलब ये है कि जब थीटा 1 की वैल्यू हम क्रिटिकल एंगल की इक्वल पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1 और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है n1। इसके बाद वैल्यू पुट करें तो साइन 39 ओवर साइन 90 था। साइन 90 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू साइन 90 1 की इक्वल है और 1 ओवर n1। अब साइन 39 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट पर आ जाएगी 0.629 ओवर 1 इक्वल टू आ गया 1 ओवर n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें n1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.629 n1 इक्वल टू आ गया 1। इस तरह n1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 0.629 और n1 की वैल्यू आ गई है 1.59 और ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास n1 इक्वल टू 1.59। इस तरह इस रिलेशन से अभी हमने फाइंड कर लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब नेक्स्ट हमने यही स्नेल्स फार्मूला यूज करना है ग्लास वाटर बाउंड्री के लिए। फॉर ग्लास वाटर बाउंड्री n1 की ग्लास तो वही रहना है, ग्लास से ही लाइट ऑफ वाटर में दाखिल होनी है। सेकंड मीडियम अब ए की बजाय हम कंसीडर करेंगे ग्लास। n1 sin थीटा 1 डैश इक्वल्स टू n2 डैश sin थीटा 2 डैश। ये ग्लास के लिए पैरामीटर लिए गए हैं n2 डैश और थीटा 2 डैश। अब sin थीटा 1 डैश ओवर sin थीटा 2 डैश की वैल्यू आ गई n डैश ओवर n1। ये पैरामीटर थे ग्लास के और राइट साइड में जो वैल्यू लिखी गई है वो है वाटर के लिए। अब एक बार फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यानी थीटा 1 डैश की वैल्यू हो जाएगी क्रिटिकल एंगल के इक्वल, थीटा 2 डैश यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पर आ जाएगी 90 डिग्री। साइन थीटा सी डैश ओवर साइन 90 इक्वल टू आ जाएगा 1.33 गिवन थी इसकी वैल्यू ओवर 1.59। ये 1.33 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर 1.59 है 1.33 है सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओवर 1.59 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब साइन 90 की वैल्यू आ गई 1.33 ओवर 1.59। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा डैश की वैल्यू है 0.836, लेकिन हमने थीटा सी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल हो जाएगी साइन इनवर्स 0.836 और इसका ये वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री। तो ग्लास वाटर बाउंड्री के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई है 57 डिग्री। एक बार इसको डिस्प्ले करता हूँ। हाँ जी, अब न्यूमेरिकल नंबर है 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 1.6 एंड 1.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर n1 इसकी वैल्यू है 1.6 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग जो कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं n2 इसकी वैल्यू है 1.4।
के बाद कैलकुलेट करना है नंबर 1 क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस। इस बाउंड्री के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर क्लैडिंग इंटरफेस जो है, फोर क्लैडिंग जो बाउंड्री है उसके लिए फाइंड करनी है क्रिटिकल एंगल थीटा सी की वैल्यू। सेकंड पार्ट में है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर ऑफ अ रे फॉर व्हिच enter the fiber and is incident at the critical angle on the interface। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए फोर क्लैडिंग बाउंड्री के लिए स्नेल्स फार्मूला यूज किया गया है। यहाँ पर n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 पर इक्वल आ गया n2 ओवर n1। n2 जो है वो होगा रिफ्रैक्टेड डक्स ऑफ क्लैडिंग ओवर में n1 जो है वो है रिफ्रैक्टेड डक्स ऑफ फोर। अब एक बार फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो साइन थीटा सी ओवर साइन 90 इक्वल टू आ गया 1.4। ये है रिफ्रैक्टिव डक्स ऑफ क्लैडिंग ओवर 1.6 रिफ्रैक्टिव डक्स ऑफ 4। तो नेक्स्ट फिर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, आप जानते हो। साइन थीटा सी ओवर 1 इक्वल टू 0.875। हमने थीटा सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 थीटा सी पर इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.875। और इस तरह क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड हुई है 60 डिग्री। फोर क्लैडिंग के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री। इसके बाद सेकंड पार्ट में अब ये देखिए कि ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस क्रिटिकल एंगल। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी वाले दो एंगल का सम इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये एंगल जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है क्रिटिकल एंगल। जब लाइट जो है वो इस कोर से इस क्लैडिंग में दाखिल होगी, कोर में जो एंगल बना है ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, और क्लैडिंग के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है वो डेफिनेटली हो जाएगा 90 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 60 डिग्री। प्लस इस एंगल को अगर हम एंगल थीटा डैश कह लें, थीटा डैश प्लस थीटा सी अभी जो हमने फाइंड किया है दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी दो रिमेनिंग एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इस तरह थीटा डैश प्लस थीटा सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करें, थीटा डैश प्लस 60 इक्वल टू 90। हमने ये थीटा डैश फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60। तो ये थीटा डैश की वैल्यू फिर आ जाती है 29 डिग्री। अब हम रिलेशन यूज करेंगे एयर कोर बाउंड्री के लिए। जब लाइट ने एयर से अब इस कोर में दाखिल होना है तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से शो किया गया है, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा डैश से शो किया गया है। इस बाउंड्री पर हमने यूज करना है स्नेल्स फार्मूला, स्नेल्स लॉ। तो n sin थीटा इक्वल टू n1 sin थीटा डैश। इस एयर के अंदर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिखा गया है n से, और एयर में लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो शो किया गया है थीटा से। n sin थीटा इक्वल टू फिर आ गया 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1
और कोर में जो एंगल लाइट का एंगुलर रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है थीटा डैश। इस तरह n साइन थीटा इक्वल टू n1 साइन थीटा डैश, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा n1 साइन थीटा डैश ओवर n। अब वैल्यू पुट करनी है 1.6 साइन 29 ओवर 1। ए का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n है और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1 के। ये फिर वैल्यू आ गई है साइन थीटा इक्वल टू 0.77568। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.77568 और इस तरह एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी वैल्यू मालूम हुई है 51 डिग्री। और इसके साथ ही अगले लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।